तो ये जो आने वाली नई जनरेशन जो यूथ है उसने ये प्रोटेस्ट किया है और इस लेवल पे किया है। एआई टूल को यूज करने वाला एक पर्सन जो इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो गया इन एआई टूल्स के ऊपर कि अल्टीमेटली उसने अपने फैमिली मेंबर को भी किल किया और अपने आप को भी किल किया। ये नेशन वाइड प्रोटेस्ट जो है जेन जी शुरू करती है अगेंस्ट दी नेपालीज गवर्नमेंट ऑफ नेपाल। उनके कहीं ना कहीं कुछ सस्पिशंस हैं, डिल्यूजनल होकर के एआई चैटबॉट की बातों में आकर के मदर को किल कर देते हैं और अल्टीमेटली सुसाइड कर लेते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। आज का हमारा ये एपिसोड अगेन एक नया एपिसोड आपके लिए और दो नए टॉपिक्स जो मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करने हैं स्टूडेंट्स केस स्टडीज के रिस्पेक्ट में। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। देखिए, सबसे पहला टॉपिक स्टूडेंट्स जो हमारा रहेगा वो जो रिसेंटली प्रोटेस्ट हुआ है, जो एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट नेपाल में हुआ है और जेन जी इसमें जो पार्टिसिपेंट हैं, अगर आप देखें तो ये जो आने वाली नई जनरेशन जो यूथ है उसने ये प्रोटेस्ट किया है और इस लेवल पे किया है कि यहाँ पर मल्टीपल लोगों की डेथ भी हुई है, ये भी हमें पता है। तो इस केस के रिस्पेक्ट में कैसे एक कंट्री में एक प्रोटेस्ट होता है और क्या डिप्लोमेटिक टेंशंस हो सकती हैं, उसके रिस्पेक्ट में मैंने एक केस स्टडी आप लोगों के लिए बनाई है। अगला टॉपिक है रिसेंटली हुआ क्या। एक मैं न्यूज आपको बताता हूं कि एआई टूल को यूज करने वाला एक पर्सन जो इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो गया इन एआई टूल्स के ऊपर कि अल्टीमेटली उसने अपने फैमिली मेंबर को भी किल किया और अपने आप को भी किल किया। तो क्या हो रहा है कि ये एक डिल्यूजनल चैट्स निकल करके आई विद एआई बॉट्स और जो सेंसिटिविटी, एक इमोशनल जो एस्पेक्ट लैकिंग है इन एआई बॉट्स के अंदर, वो एआई टूल्स के अंदर हम कह सकते हैं, उसके रिस्पेक्ट में मैंने एक केस स्टडी बनाई है। तो ये दो टॉपिक्स, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली केस स्टडी, ये केस है अंजलि गुप्ता के रिस्पेक्ट में। अंजलि गुप्ता कौन है? एक इंडियन फॉरेन सर्विसेज में ऑफिसर है, आईएफएस ऑफिसर, पोस्टेड इन काठमांडू। रिसेंटली होता क्या है कि वो एक क्रॉस बॉर्डर डिजिटल लीडरशिप समिट के लिए जा रही हैं। वहां पर वो एक डिजिटल लीडरशिप समिट के लिए जा रही हैं और वो जो समिट है वो किस कंटेक्स्ट में है? वो है डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन के लिए। वो समिट है एथिकल डिजिटल बिहेवियर के लिए कि डिजिटल वर्ल्ड में एथिकल बिहेवियर होना चाहिए, पब्लिक का डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए और रीजनल यूथ कोलैबोरेशन के लिए वो जाती हैं। वहां पर वो जो एक पर्टिकुलर समिट है उसके रिस्पेक्ट में ये सारी अच्छी अच्छी बातें ये समिट की हैं और ये इंडिया नेपाल के बीच में एक यूथ कोलैबोरेशन, रीजनल कोलैबोरेशन। अब केस स्टडी में देखो ऐसे लिखा हुआ है कि जो समिट है वो बहुत ज्यादा अटेंशन सीक कर रही है, यूथ इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। Youth, Nepalese students particularly, they are demanding such better digital rights. वो ऑलरेडी डिमांड कर रहे हैं। वो डिमांड कर रहे हैं कि सिस्टम में क्या आना चाहिए? ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। वो डिमांड कर रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट की होनी चाहिए। ऐसी चीजें ऑलरेडी डिस्कशन में है, एक समिट है। लेकिन होता क्या है? होता यह है एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर एक जो नेशन वाइड प्रोटेस्ट है वो स्टार्ट हो जाता है। ये नेशन वाइड प्रोटेस्ट जो है जेन जी यूथ जनरेशन शुरू करती है अगेंस्ट दी नेपालीज गवर्नमेंट और अब्रप्टली बैन कर देती है बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को, जिसे हम कह सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, और एक तरीके से विद न्यू डिजिटल रेगुलेशन एम्ड एट कर्बिंग दी मिस इन्फॉर्मेशन। ये उनका रीजनिंग है। अब देखो, जहां पर यूथ ऑलरेडी ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहा है, डिजिटल राइट्स की बात कर रहा है या अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहा है, अगर ऐसा कुछ होगा तो इस समिट पर इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। इसी रिस्पेक्ट में केस स्टडी है कि दिस प्रोटेस्ट सून एस्केलेटेड, इतना एस्केलेट कर दिया कि थाउजेंड्स ऑफ यंग जो चिल्ड्रन है, जो सिटीजन्स है, इनफैक्ट यंग सिटीजन्स, दे आर रैलिंग अगेंस्ट सच काइंड ऑफ अ सर्विलेंस पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड करप्शन इन द नेपाल ब्यूरोक्रेसी। अब नेपालीज अथॉरिटीज क्या काम करती हैं? उन्हें सस्पिशन हो जाता है कि कहीं ना कहीं इसमें कोई फॉरेन इन्फ्लुएंस तो नहीं है और वो सस्पिशन पर वो एक्यूज करते हैं अंजलि की इस समिट को और कहीं ना कहीं डिसएग्री करते हैं कि ये समिट नहीं होनी चाहिए। अब समिट के मोमेंट पर इस तरीके के पीछे का इंसिडेंस होता है और उस प्रोटेस्ट में अब क्वेश्चन उठ जाता है अंजलि के ऊपर, ठीक है, एंड शी इज ऑल्सो अ आईएफएस ऑफिसर। सो दो इट रिमेन्ड नॉन पार्टीसन एक वैल्यू आपको पता है, मेंटेनिंग पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, ये आपको पता है, सिविक इन टोन, जबकि ये बात सच है कि वो इस तरीके से बात कर रहे हैं जो कि ऐसा नहीं लग रहा कि डायरेक्टली अंजलि को कुछ कहा जा रहा है, अंजलि एज एन आईएफएस ऑफिसर को कुछ कहा जा रहा है, लेकिन शी इज प्रेशराइज्ड, समवेयर शी इज प्रेशराइज्ड
कि भाई वो जो सस्पेंशन है पर्टिकुलर प्रोग्राम का वो तुरंत करें, और जो है अल्टीमेटली और रिफ्रेन फ्रॉम द प्रोग्राम फॉर अवॉइड इंटरफेयरिंग इन द नेपाल्स इंटरनल मैटर्स, और किसी भी तरीके के नेपाल के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर ना करें। मीनवाइल यूथ लीडर्स जो हैं या सिविल सोसाइटी के जो फिगर्स हैं वो दोनों ही कंट्रीज के, वो अंजलि को एज अ सिंबल ऑफ प्रोग्रेसिव डिप्लोमेसी देख रहे हैं। अब यूथ की कुछ एस्पिरेशंस हैं, गवर्नमेंट ऑफ नेपाल उनके कहीं ना कहीं कुछ सस्पिशंस हैं, और ऐसे में अंजलि एक ऐसी सिचुएशन में आ जा रही हैं, क्या उन्हें इस तरफ जाना चाहिए या इस तरफ जाना चाहिए, समिट को किस डायरेक्शन में ले जाना है, वो एक क्वेश्चन बन जाता है। तो यहां पर अंजलि नाउ फेसेस अ डायलमा, वो एक डायलमा फेस कर रही है कि आइदर शी शुड सेफगार्ड द डिप्लोमेटिक न्यूट्रलिटी, नेपाल और इंडिया के जो रिलेशंस हैं उसके रिस्पेक्ट में इंस्टीट्यूशनल प्रोटोकॉल्स फॉलो करे, या फिर अपहोल्ड करे यूथ के राइट्स को और सोशल मीडिया एक्सेस को। ये आपकी केस स्टडी है। चलिए इसमें 3 क्वेश्चंस हैं जो मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व इन दिस केस, कौन कौन से एथिकल इश्यूज इसमें इन्वॉल्व हैं। दूसरा है कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं अंजलि के पास, और कौन सा ऑप्शन अंजलि को चूज करना चाहिए, फिर उसके आपको रीजंस देने हैं। अल्टीमेटली हाउ शुड स्टेट अथॉरिटीज उन्हें बैलेंस करना चाहिए सिविक राइट्स एंड लॉ एंड ऑर्डर को, स्पेशली जब प्रोटेस्ट वायलेंट हो जाए। ये एक जनरल क्वेश्चन, ये किसी भी प्रोटेस्ट या किसी भी कंट्री के रिस्पेक्ट में एक जनरल क्वेश्चन आ सकता है। तो लेट अस बी प्रिपेयर्ड कि, और केस स्टडीज में ऐसा हो भी रहा है, हम अगर देखें तो कुछ जनरल क्वेश्चंस भी वो इंक्लूड कर देते हैं। क्लियर? चलिए अब शुरू करते हैं इस केस स्टडी को। इसका इंट्रोडक्शन कैसे करेंगे हम इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे कि अंजलि गुप्ता जो कि एक आईएएफएस ऑफिसर है काठमांडू में, शी फेसेस अ एथिकल डायलेमा व्हेन हर यूथ सेंट्रिक डिजिटल समिट कोइंसाइड्स विद द एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट इन द नेपाल। तो सिचुएशन हमने 2 लाइन में बता दी कि सिचुएशन क्या है। आप चाहें तो इस पे केस स्टडी किस बारे में है ये भी बता सकते हैं। इट्स अ केस ऑफ द डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट एंड टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, और उस रिस्पेक्ट में भी आप चाहें तो इस केस स्टडी को शुरू कर सकते हैं। फिर एज सोशल मीडिया बैन्स फ्यूज जेंजी आउटरेज, अंजलि इज एक्यूज्ड ऑफ इनडायरेक्टली सपोर्टिंग द डिसेंट एंड चैलेंजिंग हर टू बैलेंस द डिप्लोमेटिक न्यूट्रलिटी विद द सपोर्ट फॉर डेमोक्रेटिक वैल्यूज। सिंपल रखिए, टू द पॉइंट रखिए अपना इंट्रोडक्शन। 4 से 5 लाइनों में ये इंट्रोडक्शन डन हो जाना चाहिए। आप 2 लाइनों में जरूर बताएं एग्जामिनर को कि एग्जैक्टली आपको केस स्टडी समझ में आ गई है, और आने वाले जो बॉडी पार्ट है उसमें एग्जैक्टली अंजलि को क्या प्रॉब्लम हो रही है ये भी आप प्रॉब्लम को हाईलाइट कर दो इंट्रोडक्शन में। प्रॉब्लम को आप अच्छे से हाईलाइट कर दीजिए। डन है? पहले क्वेश्चन का आंसर कि भाई क्या एथिकल इश्यूज हमें इसमें दिखते हैं। तो सबसे पहला एथिकल इश्यूज तो ये दिखता है कि भाई एक तरफ तो डिप्लोमेटिक न्यूट्रलिटी है, इंश्योर करना कि इंडिया और नेपाल के बीच में जो डिप्लोमेटिक न्यूट्रलिटी है वो बनी रहे, लेकिन दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक सॉलिडारिटी, जो यूथ जिस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहा है डिजिटल राइट्स के लिए, क्या हमें उस तरफ हमारा झुकाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये पहला पॉइंट। दूसरा इसमें इशू है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का। सोशल मीडिया को बैन करना मतलब कहीं ना कहीं लोगों की आवाज को दबाना भी है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक जगह है, लेकिन दूसरी तरफ जो सोवेनिटी ऑफ द कंट्री नेपाल है, नेपाल एक सोवेन कंट्री है, उसका हक है अपने लिए डिसीजन लेना, हम कहीं उसमें इंटरफेयर तो नहीं कर रहे। तो एक तरफ नेपाल की नेशन की सोवेनिटी और दूसरी तरफ जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसको अपहोल्ड करना। डन। तीसरा पॉइंट आ जाता है ट्रस्ट का। एक तरफ नेपाल गवर्नमेंट जो एक सस्पिशन शो कर रही है टुवर्ड्स अंजलि, एक तो वो एस्पेक्ट है, वहीं ट्रांसपेरेंसी भी एक इशू है जो पब्लिक डिप्लोमेसी में होना चाहिए, जो नेपाल गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है, जिसका एलिगेशन यूथ ने नेपाल गवर्नमेंट पर लगाया है। फोर्थ पॉइंट आ जाता है कि भाई वो प्रोफेशनल ड्यूटी निभाएं अपनी अंजलि। प्रोफेशनल ड्यूटी इस कंटेक्स्ट में कि भाई सीधी सी बात है, जो बोला गया है वो प्रोटोकॉल को फॉलो करें, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी शो करें, नॉन पार्टिसनशिप शो करें और वहां से निकल जाएं, समिट बंद कर दें। लेकिन कहीं ना कहीं एक मॉरल कॉन्शियंस भी है, अपनी एक इनर आवाज भी है अंजलि की, जो कहती है कि कहीं ना कहीं हमें यूथ को यहां पर सपोर्ट करने की भी जरूरत है। लास्ट पॉइंट आता है परसीव्ड पॉलिटिकल एक्टिविज्म। एक एथिकल इशू ये निकल के आता है परसीव्ड पॉलिटिकल एक्टिविज्म। मैं इसे समझा देता हूं एक बार। एक्टिविज्म होता है जहां पर हम गवर्नमेंट के जो बातें हैं उसके थोड़ा सा अगेंस्ट जाकर के अपनी बात को रखते हैं,
और पॉलिटिकल एक्टिविज्म वर्ड इसीलिए है कि आप पॉलिटिकल एंटिटीज के अगेंस्ट जाकर के अपनी बात को रख रहे हैं। तो अब यह देखा जाएगा कि अंजलि अगर इस समिट को आगे बढ़ाती है तो यह मैसेज जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल एक्टिविज्म का केस है, जहां अंजलि भड़काने की कोशिश कर रही है लोगों को नेपाल गवर्नमेंट के अगेंस्ट। ठीक है, तो ये आपका 5 पॉइंट्स, आप इन्हें एक्सप्लेन करिए आंसर में, 1 लाइन ईच में आप इसे एक्सप्लेन करिएगा। और क्योंकि आपके 3 क्वेश्चन है तो मुझे लगता है 5 पॉइंट काफी हैं, 1 लाइन में जरूर इसको एक्सप्लेन करिए। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल विद अंजलि एंड विच ऑप्शन शी शुड चूज एंड व्हाई। देखो ऑप्शन कौन कौन से अवेलेबल है अंजलि के पास। अंजलि के पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, अगर हम इसको नोट करें एक बार, तो कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ऑप्शन नंबर 1, पहला ऑप्शन जो अंजलि के पास है वो ये है कि वो इस समिट को क्या करे, सस्पेंड कर दे। अगर वो इस समिट को सस्पेंड करती है तो इससे फायदे और नुकसान क्या है। इसका मेरिट ये होगा, मेरिट आप लिखना चाहे लिखें, नहीं लिखना चाहे नहीं लिखें, ये एज पर द टाइम आपके ऊपर है, पूछा तो नहीं है डायरेक्टली। 3 क्वेश्चंस हैं, उसमें आपको लगता है आप लिख सकते हैं, टाइम है तो लिखना चाहिए, एटलीस्ट 2 पॉइंट तो देने चाहिए, नहीं तो रीजनिंग में वो पॉइंट्स दे दीजिएगा, वो एक ही बात है। तो मेरिट में आप लिख सकते हैं कि भाई सस्पेंड करने से जो पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी है, ये पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी या नहीं रहेगी, बिल्कुल रहेगी। दूसरा, नेपाल गवर्नमेंट की जो सोवेनिटी है ये भी बनी रहेगी, सही बात है। और जो एक म्यूचुअल डिप्लोमेटिक टेंशन है, या आप कह सकते हो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, ये रिलेशंस भी मेंटेन रहेंगे, इसमें तो सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर हम डीमेरिट पे जाते हैं, सर इसमें नुकसान भी तो हो सकता है कोई, बिल्कुल हो सकता है। डीमेरिट है भाई जो एस्पिरेशंस ऑफ यूथ है, वो कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं होती है, तो वो फुलफिल नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो एक तरीके से जो मॉरल कॉन्शियंस की बात है, मतलब ऐसा फील हो सकता है अंजलि को कि आगे जाकर के क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस हो कि वो कुछ कर सकती थी लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। ये अंदर कहीं ना कहीं एक एस्पेक्ट आ सकता है। और फिर यूथ के राइट्स वो तो फुलफिल नहीं हुए ना, जो उन्हें लगते हैं सही है। डन। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप लिख सकते हो। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, सस्पेंड द समिट। दूसरा ऑप्शन, ऑप्शन टू है कि वो समिट को कंटिन्यू करें, कंटिन्यू द समिट बट मेंटेन करें पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। इसके फायदे मैं ऐसे ही बता देता हूं आपको। इसके फायदे ये रहेंगे कि अगर वो इस समिट को कंटिन्यू करती हैं, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखती हैं, तो डेफिनेटली यूथ का जो इसमें फायदा है वो एस्पेक्ट तो है ही। ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नेंस के लिए जो वॉइस है वो भी रेज हो सकती है। यूथ इस चीज को ऑलरेडी सामने से देख रहा है, तो यूथ के लिए ये भी होगा भाई दोनों ही कंट्रीज के जो रिलेशंस हैं वो यूथ के कंटेक्स्ट में, पब्लिक के कंटेक्स्ट में वो स्ट्रांग होते हैं। मतलब ये नहीं दिखेगा कि एक नेपाल की क्राइसिस आई तो इंडिया इसको छोड़ करके चला गया, है ना। सिटीजन्स को ये फील नहीं होगा। इसमें यह भी होगा कि पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी आपने लिखी दिया है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो सकती है बिटवीन इंडिया एंड दी नेपाल डिप्लोमेटिक रिलेशंस। लेकिन इसका डीमेरिट भी यही बनता है कि हो सकता है कि वो सस्पिशन और बढ़ जाए और कहीं ना कहीं इस समिट को कंटिन्यू करने में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की तरह इंडिया का रोल को देखा जाए। तो ये दोनों बातें पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो ऑलमोस्ट हमने पीछे लिखी हैं उसी को घुमा करके आपको यहां पर लिखनी है। लेकिन एक तीसरा ऑप्शन भी है, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 ये कह सकता है कि भाई समिट को कंटिन्यू किया जाए, लेकिन इसे जॉइंट वेंचर बताया जाए। मतलब यहां पर कोलैबोरेशन पर फोकस हो, कोलैबोरेशन विद नेपाल गवर्नमेंट या नेपाल
डिप्लोमेट्स। अगर आप कॉन्फिडेंस में लेकर के चलोगे नेपाल गवर्नमेंट को और इसे ज्वाइंट वेंचर बना दोगे तो देन दैट विल बी अ कॉमन वॉइस, एंड दिस हाउ द रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज विल बी मेंटेन्ड, और अंजलि प्रोटोकॉल्स भी फॉलो कर पाएंगी, हाँ या ना, और साथ ही साथ जो यूथ है उसको भी एक डायरेक्शन दी जा सकती है। लेकिन वहीं इसका डीमेरिट भी क्या है, डीमेरिट यह है कि यूथ बिट्रेड फील कर सकता है। भाई उसको ये फील हो सकता है ना कि भाई इंडिया ने जो है, समिट तो कुछ और थी, टॉपिक तो कुछ और था, लेकिन अब उसको डाइवर्ट कर दिया है और उस टॉपिक को जो है, क्योंकि नेपाल गवर्नमेंट के साथ आपने जॉइंट वेंचर कर लिया है तो उसको कहीं डाइवर्ट कर दिया। तो डेफिनेटली इसमें एक एस्पेक्ट होगा कि जो कॉमन गोल्स हैं, जो टॉपिक है, जो ऑब्जेक्टिव ऑफ द समिट है, अगर उसको आपने रीडिफाइन किया है तो यूथ को भी ये बताना होगा कि एग्जैक्टली ये थीम क्या है, ये डिस्कशन क्या है, ये समिट किस बारे में है। अगर चेंज हुए हैं ऑब्जेक्टिव्स, सो यू हैव टू कन्वे द सेम टू द यूथ एज वेल हु आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस समिट। सो ये अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि कौन सा ऑप्शन आपको लगता है सही है। इसमें कुछ सही और गलत नहीं होता। whichsoever option you choose, you just need to give the justified reasons. Reasons सही देने जरूरी हैं, लेकिन फोकस किस पे करेंगे? फोकस करिए प्रोफेशनल एथिक्स पर। प्रोफेशनल एथिक्स मेंटेन रहे। डियोंटोलॉजिकल एथिक्स इमैनुअल कांत कोट किया जा सकता है यहाँ पर कि ड्यूटी पर चलना बहुत जरूरी है, छोड़ करके आना सही नहीं है। लेकिन यहाँ साथ ही साथ वर्च्यू एथिक्स पर भी फोकस हो सकता है अरिस्टोटल के, कि अंजलि को अपने वर्च्यूज के रिस्पेक्ट में, ऑनेस्टी इंटीग्रिटी के रिस्पेक्ट में ये पूरा का पूरा यहाँ पर इनिशिएटिव आगे समिट को ले जाना चाहिए या नहीं ले जाना चाहिए, जो भी आपको लगता है। खैर मैंने कुछ पॉइंट्स आपको दे दिए हैं, जैसे कॉन्फ्यूशियस का हार्मनी प्रिंसिपल है, वो क्या कहता है? ये एनकरेज करता है कोलैबोरेशन एंड ट्रस्ट बिल्डिंग बिटवीन नेशंस एंड प्रिजर्विंग द रीजनल हार्मनी। मैंने जो ऑप्शन चूज किया है, अगर मैं आपको अपना बताऊं तो मैं ऑप्शन 3 चूज करता। इसमें कोलैबोरेशन और नेशंस के आपस में रीजनल हार्मनी का एस्पेक्ट, जो कॉन्फ्यूशियस के फिलोसोफर के व्यू पॉइंट हार्मनी प्रिंसिपल से कोरिलेट किया जा सकता था। सेकंड, जॉन रॉल्स का जस्टिस प्रिंसिपल। जॉन रॉल्स का जस्टिस प्रिंसिपल ये कहता है कि भाई वल्नरेबल्स जो हैं, जो डिजिटली वल्नरेबल जेनजी है, उसको हमें प्रोटेक्ट करना है और फेयरनेस होनी चाहिए एक्सेस टू इंटरनेट और उनके एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के रिस्पेक्ट में भी, और ये एस्पेक्ट स्टेट सपोर्टेड प्लेटफॉर्म्स पीसफुली करना चाहिए। तो इंडिया जब नेपाल गवर्नमेंट के साथ मिलकर के एक जॉइंट वेंचर चलाएगा तो इसमें ये बातें वो रख सकता है, बट डेफिनेटली कंसीडरिंग द नेपालीज गवर्नमेंट व्यूज एज वेल, क्योंकि जॉइंट कोलैबोरेशन है, जॉइंट वेंचर है। इनफैक्ट यहां पर नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी के भी डिप्लोमेटिक एस्पेक्ट्स को भी कंसीडर कर सकते हैं। अपहोल्डिंग द डेमोक्रेटिक वैल्यूज थ्रू कॉपरेशन एंड नॉट इंटरफेरेंस। हमें एक इंटरफेरेंस की तरह नहीं दिखना है, यहां पर हमें कॉपरेशन की तरह दिखना है कि जो क्राइसिस आई है नेपाल के ऊपर, उस पर इंडिया अपनी सॉलिडारिटी दिखाए। इनफैक्ट बैलेंस करना है प्रिंसिपल्स विद सोवेनिटी, नेपाल गवर्नमेंट की सोवेनिटी को भी यहां पर हमें बैलेंस करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये इस तरीके की केस स्टडी एग्जाम में आती हैं, हमें इन चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए। नो डाउट जो हुआ है वो काफ़ी गलत हुआ है, लेकिन एग्जाम के कंटेक्स्ट में मैं देखूं तो जो भी करंट सिचुएशन कंटेक्स्ट होता है यूपीएससी उसी को उठा करके हो सकता है एक केस स्टडी बनाए। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरीके की केस स्टडीज़ को आप प्रैक्टिस करें। ये जब तक आप सुनेंगे नहीं, जब तक आप जब तक ये सुनेंगे नहीं या खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक एग्जाम में डायरेक्टली एग्जाम में सीधे लिख पाएंगे, ऐसा नहीं होता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग और थोड़ी सी गाइडेंस इसमें जरूरी है। अल्टीमेटली लास्ट क्वेश्चन कि बैलेंसिंग द सिविक राइट्स एंड लॉ एंड ऑर्डर कैसे करेंगे? मुझे लगता है इसका एक जनरल आंसर है। सबसे पहली बात तो अगर बैलेंस करना है तो भाई एस्पिरेशंस, लोगों की डिमांड क्या है वो सुननी चाहिए। लोगों के, जो गांधी जी भी कहते हैं, एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल मस्ट बी फुलफिल्ड, तो ये तो बहुत जरूरी है। फिर हमें इंश्योर करना है कि भाई लोगों के राइट्स ब्रीच नहीं होने चाहिए। ब्लैंकेट बैन लगा देना भी सक्सेस नहीं है। अगर बैलेंस करना है तो लोगों को पीसफुल प्रोटेस्ट जो है उसके लिए तो अलाउ करना ही चाहिए गवर्नमेंट को। अगर पीसफुल प्रोटेस्ट भी आप अलाउ नहीं करोगे तो लोगों के अंदर वो गुस्सा और फ्यूल हो जाता है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके लिए लिखे हैं, जैसे कि प्रोपोर्शनल रिस्पॉन्स टू प्रोटेस्ट, ब्लैंकेट बैन करना सही नहीं है, जो मैंने अभी आपको बताया। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड
सिविक डायलॉग। ऐसे प्लेटफॉर्म्स, फॉर्मल प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करिए जहां पर यूथ अपनी बात, अपनी चीजें, अपने व्यूज को यहां पर रख सके और एनकरेज किया जाए इस चीज को। सो एंगेज विद द पॉलिसी मेकर्स कंस्ट्रक्टिवली, ये एक पॉइंट हो सकता है। देन आपका थर्ड पॉइंट है ट्रांसपेरेंट इन डिजिटल रेगुलेशन, ट्रांसपेरेंसी, एंश्योरिंग न्यू डिजिटल रूल्स। अगर कहीं भी किसी भी तरीके का एक नाराजगी है, एक रिबेलियन अगर आपको दिख रहा है, या किसी भी तरीके का लोगों को ट्रस्ट टूट रहा है, तो हम नई पॉलिसी ला सकते हैं, डिजिटल रूल्स नई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, उन्हें एक्सप्लेन करें, उन्हें जस्टिफाई करें, और किसी भी तरीके का पैनिक या रिबेलियन को हमें अवॉइड भी करना है। एजुकेट ओवर एनफोर्स, चीज़ों को एनफोर्स नहीं करानी है, लोगों को सिविक एजुकेशन की तरफ ले जाना है, उसके लिए अवेयरनेस कैंपेन्स हो सकती हैं। एंड प्रिजर्व द एसेंशियल फ्रीडम, सेफ गार्डिंग द पीसफुल असेंबली, इसको अलाउ करा जाए, फ्री स्पीच को अलाउ किया जाए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर लोगों की जो पर्टिकुलर व्यूज हैं उसको अलाउ किया जाए, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर टॉलरेंस एज अ वैल्यू का भी बहुत बड़ा रोल है। इसमें अगर आप चाहें तो वॉल्टेयर का कोटेशन भी कोट कर सकते हैं। इट इज अप टू यू, राइट। चलो आगे चलते हैं। फाइनली कंक्लूजन में अंजलि मस्ट एक्ट। हम जब कंक्लूजन लिखते हैं तो कंक्लूजन में हमें एग्जैक्टली ये बताना चाहिए एक लाइन में कि अंजलि को ने क्या किया है, जो भी ऑप्शन आपने चूज किया है अंजलि ने एग्जैक्टली क्या किया है वो दोबारा रीइटरेट कर दीजिए आप। जैसे कि अंजलि मस्ट एक्ट विद एम्पैथी, वैल्यू शो करिए, एम्पैथी, टॉलरेंस भी आ सकती है वैल्यू। अपहोल्डिंग डेमोक्रेटिक एंड डिप्लोमेटिक नॉर्म्स, support the civic dialogue with the overstepping boundaries. In today's interconnected world, ethical diplomacy requires both sensitivity and courage. आज की दुनिया में अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर भी इस चीज को रिलेट कर रहे हैं और डिप्लोमेटिक लेवल पे जा रहे हैं तो करेज भी बहुत जरूरी है, और ये करेज अंजलि के लेवल पर दिखना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी की लाइन से आप इस क्वेश्चन को एंड कर सकते हैं, द फ्यूचर ऑफ ए नेशन लाइज इन द यूथ, क्योंकि यूथ की पावर के बारे में स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत कुछ कहा है। यूथ हैज इमेंस एनर्जी, उसके रिस्पेक्ट में आप एक कोटेशन स्वामी विवेकानंद जी की, एंड अ रिमाइंडर टू रिस्पेक्ट देयर वॉइस इवन अक्रॉस बॉर्डर्स, रिस्पेक्ट देयर वॉइस अक्रॉस द बॉर्डर भी इंपॉर्टेंट है। तो अंजलि के लिए काफी जरूरी है, यूथ कहीं भी है जरूरी है उनकी वॉइस को सपोर्ट करना। डन स्टूडेंट्स, चलिए अगली केस स्टडी। अगली केस स्टडी आपकी है इन 2025 मीडिया रिपोर्ट्स सरफेस्ड अबाउट अ यंग मैन जिसने क्या किया, डिल्यूजनल होकर के एआई चैटबॉट की बातों में आकर के क्या किया, जो पर्टिकुलर मदर है उस मदर को किल कर देते हैं और अल्टीमेटली सुसाइड कर लेते हैं। तो ये बेसिकली साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस एम्पलीफाई हो जाता है जो एआई नहीं पकड़ पा रहा है। इन्वेस्टिगेशंस रिवील दैट द चैटबॉट हैज नो इमोशनल गार्डरेल्स एंड एथिकल फिल्टर्स इन द प्लेस। पब्लिक डिबेट इंटेंसिफाई हो जाती है इस बात पर कि अल्टीमेटली एआई बॉट क्या है। एआई बॉट मियरली टूल है और इट प्लेज अ रोल इन दिस पर्टिकुलर ट्रेजेडी ऑल्सो। शुड द डेवलपर्स बी हेल्ड अकाउंटेबल, डेवलपर्स को अकाउंटेबल ठहराना चाहिए या नहीं चाहिए, ये बातें केस स्टडी में ही दे दी, अभी क्वेश्चंस आगे आएंगे। नेक्स्ट, व्हाट रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स वर मिसिंग, क्या गलतियां हैं इसमें, ये सवाल जवाब होने लगे हैं अब सोसाइटी में। एंड हाउ डू वी एंश्योर टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट रादर देन हार्म्स, तो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट करे या हार्म कर रही है तो इस चीज में हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये पूरी केस स्टडी पर 3 क्वेश्चंस। व्हाट आर द मॉरल एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एआई डेवलपर्स, जो डेवलपर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेफगार्ड्स क्या हो सकते हैं कि एआई सिस्टम जो है इस तरीके की ट्रेजेडी को प्रिवेंट करा जाए। लास्ट पॉइंट, सिविल सर्वेंट अगर आप हैं, एज अ सिविल सर्वेंट हाउ विल यू एड्रेस सच एन इशू। सिंपल क्वेश्चंस हैं, ये जनरल क्वेश्चंस भी हैं। एथिकल एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एआई डेवलपर्स, भाई उनको सेंसिटिव होना चाहिए, सीधी सी बात है, सेंसिटिव होना चाहिए, उनको इंश्योर करना चाहिए कि भाई जो भी यहां पर कोई भी ऐसी सिचुएशन अगर आ रही है तो कुछ रेड फ्लैग्स हों जहां पर इमोशंस का रोल होना चाहिए, ह्यूमन इमोशंस को इंटरवीन करना चाहिए। साइकोलॉजिकल लेवल पर अगर चैट चल रही हैं तो उसमें रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, ऐसी कुछ बातें हो सकती हैं। तो चलो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं जल्दी से। ये केस स्टडी, दिस इज अबाउट एथिकल एंड रेगुलेटरी डायलेमा सराउंडिंग द ट्रेजिक इंसिडेंट ऑफ अ मैन हु किल्स हिज मदर एंड डाइड बाय सुसाइड आफ्टर मंथ्स ऑफ डिल्यूजनल इंटरेक्शन। इसको थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं आप, और एक्चुअली ये केस के ही बारे में ही बता रहा है। Then it raises the critical questions on the moral responsibility of AI developers.
मेंटल हेल्थ सेफगार्ड्स इन द टेक्नोलॉजी, ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, एंड रोल ऑफ लॉ, तीसरा पॉइंट, लॉ का भी यहां पर रोल है, इन सब के ऊपर सवाल उठाता है, और इसी चीज को आपको एग्जैक्टली इंट्रोडक्शन में हाईलाइट करना है, और इसी तरीके की चीजें आगे पूछी गई हैं। चलो पहला क्वेश्चन, भाई मॉरल एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एआई डेवलपर्स क्या है? भाई सेफ्टी बहुत जरूरी है ना, जो भी डिजाइन वो बना रहे हैं एआई टूल का, उसकी सेफ्टी, उसका वेलफेयर, लोगों का वेलफेयर, ह्यूमैनिटी पर फोकस होना ये जरूरी है। एथिकल एल्गोरिदम्स होने चाहिए, मतलब इस तरीके के एल्गोरिदम्स हों जो वेलबींग पर फोकस्ड हों। अल्टीमेटली ड्यूटी ऑफ केयर है जो डेवलपर्स की है कि भाई डेवलपर्स मस्ट शेयर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज एज वेल, मतलब डेवलपर्स को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी, इसकी अकाउंटेबिलिटी डेवलपर्स को लेनी होगी, ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलपर्स की। ट्रांसपेरेंसी रहे, अकाउंटेबिलिटी रहे, भाई लिमिटेशंस हैं आपके टूल की, इसको लोगों को बताना होगा क्लियरली। और मॉनिटरिंग एंड एस्केलेशंस, अगर कोई साइन दिखता है आपको डिस्ट्रेस का, अगर साइकोलॉजिकल कन्वर्सेशंस आ रहे हैं तो उसमें इमरजेंसी सर्विसेज होनी चाहिए जो तुरंत एक्टिवेट हो जानी चाहिए। इसका मतलब ये जो चैट भी चल रही है और साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस वाली चैट है और दिख रहा है कि एक पर्सन गलत तरीके से इंटरेक्शन कर रहा है इस एआई चैटबॉट से, उसकी मॉनिटरिंग हो, और इसमें कुछ चेक पॉइंट्स होने चाहिए जहां से क्लियर एक कह सकते हैं कम्युनिकेशन क्रिएट हो कि इस तरीके की चैट एकदम रुके और अलार्मिंग सिग्नल्स पहुंच जाए कंसर्न डिपार्टमेंट्स के पास, ठीक है, विद द इंफॉर्मेशन ऑफ द इंडिविजुअल एज वेल। इसमें अब क्वेश्चन उठता है कि प्राइवेसी का इशू है, तो मुझे ऐसा लगता है इसमें चेक पॉइंट्स बनाने की जरूरत है। अगर वो इस लेवल तक जा रही है चैट जहां पर एक ह्यूमन लाइफ का लॉस हो सकता है, तो इसमें प्राइवेसी अगर ब्रीच भी होती है तो वो सही है। खैर ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है, आगे देखते हैं। अगला है कि सेफगार्ड्स क्या होने चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया ह्यूमन इंटरवेंशन एट सम पॉइंट जरूरी है। चैट में एक टाइम तक एक लिमिटेशन होनी चाहिए जहां पर पर्सन साइकोलॉजिकल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर डिस्कशन करे, बट देन उसके बाद ह्यूमन लूप में आना जरूरी है। रेड फ्लैग सिस्टम, एक टाइम के बाद फिर वो चैट बंद हो जानी चाहिए या एआई बॉट को रिप्लाई देना बंद करना चाहिए। फिर मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स कि भाई यहां पर लोगों को भी ये बताया जाए कि ये हार्म्स हो सकते हैं, सो बी वेयर। एंड एथिकल ऑडिट्स, टाइम एंड अगेन इन टूल्स का एथिकल ऑडिटिंग भी जरूरी है या चैट्स की ऑडिटिंग जरूरी है। पूरी चैट्स ना पढ़ी जाए डेफिनेटली, लेकिन कुछ कीवर्ड्स हैं जिन पर फोकस होना चाहिए, और अगर वो कीवर्ड्स कहीं हाईलाइट होते हैं तो डेफिनेटली देयर शुड बी अंडर ऑडिट। एंड लिमिटेड डोमेन यूज, एक हद तक ही पर्सन यूज कर सके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अनलिमिटेड यूसेज और बहुत ही लंबे समय तक यूसेज करता चला जाए। वो चैट का एक रिस्ट्रिक्शन पॉइंट जरूर होना चाहिए, एक टाइमलाइन, एक समरी होनी चाहिए। मतलब मशीन तो लर्न कर रही है डेफिनेटली, लेकिन उसकी लर्निंग की भी एक कैपेसिटी का अपर कैप होना चाहिए। देखो ये बोलना काफी आसान है और आंसर में लिखना भी काफी इजी है, लेकिन लाइफ में, रियल लाइफ में से इंप्लीमेंट करने में डेफिनेटली चैलेंजेस आएंगे। बट एज अ पर्टिकुलर एस्पिरेंट and as a particular person who is writing in the examination hall, definitely you can give these suggestions. There can be a possibility कि ये suggestions अच्छे हैं या बुरे हैं, वो अलग बात है, लेकिन suggestions आपके होंगे तो that means critical thinking है, और ये आपको एक edge देता है, एक advantage देगा examination में। लास्ट क्वेश्चन इसका कि भाई एज ए सिविल सर्वेंट आपको क्या करना है। तो सिविल सर्वेंट अगर आप हैं तो सबसे पहले तो उस फैमिली के साथ सॉलिडारिटी शो करिए, सपोर्ट करिए। अगर आप सिविल सर्वेंट हैं और ऐसा केस आपके सामने आता है तो आप इंक्वायरी जरूर लॉन्च करिए। आप पब्लिक एडवाइजरी जारी करिए कि इस तरीके से जो चैट एआई टूल्स हैं, चैटबॉट्स हैं, इससे हमारे को इंश्योर करना है कि हमें इस लेवल पे नहीं जाना है, कि ये सारी बातें जो बोल रहा है वो सही है। अप्लाई योरसेल्फ, नॉलेज अवेयरनेस जरूर क्रिएट करिए। कोशिश करिए कि टेक्निकल कंपनीज जो हैं उनके साथ भी आप बातचीत करो और जो पॉइंट्स मैंने पीछे बताए उनको एक हद तक इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी जाए। अगर यहां पर आप सक्सेसफुल नहीं होते हो तो पॉलिसी लेवल पर आपको एक रिकमेंडेशन देनी चाहिए कि कहीं ना कहीं इसमें क्या होना चाहिए, कुछ चेंजेस होने चाहिए। पॉलिसी इसमें एआई एज पर लॉ नई पॉलिसी आनी चाहिए। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया अच्छे से। इसका सिंपल कंक्लूजन में भगवत गीता का एक कोट है कि एक्शन शुड बी टेकन after due consideration of its consequences and we must ensure that AI serves humanity rather than it harms the people, harms the humanity. So students, I hope ये lecture आपको अच्छे से समझ में आया, ये दो टॉपिक अच्छे से समझ में आए। ऐसे ही एपिसोड्स हम आपके लिए लाते रहेंगे केस स्टडी के लिए। लाइक करिए,
शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और कैसा लगा आपको सेशन जरूर बताइए कमेंट्स में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गुड विशेस फ्रॉम माय एंड, सिद्धार्थ सिसोदिया एज अ टीचर, एज एन एजुकेटर विद यू। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड सून आई विल ब्रिंग other new case studies with you. Thank you.